आप देख रहे हैं फिल्म स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है फिलो स्टडी की इस एनसीईआरटी श्रृंखला में। हम लोग आज एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 10 है उसी को कंप्लीट करेंगे, अध्याय 10 को। इससे पहले आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक पूरा कंप्लीट वीडियो हो गया है। अगर आप इसको भी नहीं देखना चाहते हैं तो एक ही में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 6 का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ये मास्टर वीडियो करके है, ऐसा 4 वीडियो आएगा। अगर आप इसको भी देख लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना था, चैप्टर नंबर 10। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस एनसीईआरटी को अगर मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ एकदम लाइन बाई लाइन पढ़ाते हैं हम, और आपकी एक एक पॉइंट को जो समझाने का तरीका होता है मैं उसको पूरी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। और यकीन मानिए कि आप इस टाइप से अगर पढ़ते हैं तो आपका एनसीईआरटी में कभी आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो जाती है, 1 घंटा के लगभग, तो आप उससे घबराएं नहीं, आप इसको बार बार देखें और समझें। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। जो चैप्टर नंबर 10 है वो चैप्टर नंबर 10 की बात अगर करें तो चैप्टर नंबर 10 क्या है कि व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी का मतलब बिजनेसमैन, राजा का मतलब किंग, और तीर्थयात्री का मतलब जो तीर्थ करते रहते हैं, यानी तीर्थ का घूमने वाला व्यक्ति यात्री। वैसे यात्री का मतलब यात्रा करने वाला, तीर्थ पे जो यात्रा व्यक्ति करते हैं वो है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो ये आया कहाँ से, तो कुछ क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी देता है, ये लड़की के फॉर्म में आज दिया है। तो आज हम लोग देखते हैं इस लड़की के फॉर्म में। बाजार में घूमती जगनी, ये जगनी नाम की एक लड़की है जो बाजार में घूम रही थी। तो जगनी अपने गांव के मेले की आसपास लगाए बैठी थी, मेले की आस लगा के बैठी थी। मतलब ये कब से सोच रही थी कि मेरे गांव के जो गांव का मेला होता है वो कब होगा, तो उसका आस लगा कर बैठी थी। आस मतलब उम्मीद लगाकर। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, सूख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाली मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। ये सब छोटी छोटी चीज़ है, आप बात को समझें कि चमकदार बर्तन, चाबी से चलने वाला खिलौना, प्रिंट किया हुआ कपड़े, ये सब उसको बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे। ये सब चीज़ जब बेचने की बात होती थी तो दुकानदार कैसे आते थे, बस और ट्रक से आते थे, और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। कहीं पर मतलब दुकान लगाना था वहां लगाते थे, और रात में यहाँ सब कुछ समेट कर और ये चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। जगनी ये सोच रही थी कि मेरे यहाँ मेला लगा तो लोग यहाँ पाया, फिर यहाँ मेला लगा तो लोग यहाँ जाएगा, ये ऐसे घूमते क्यों रहते हैं। तो उसकी माँ ने बताया कि ये लोग व्यापारी थे। ये लोग कौन थे, व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। आप कंप्लीटली ये बात समझ गए कि जागनी का क्वेश्चन यही था कि जो मेला था, मेला हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक जगह मेला लगा और यहाँ से सामान उठाकर कहीं और लेकर चला गया लोग, रात में लोग समेट कर ले जाते थे। तो इसकी माँ ने बोली कि ये है कि ये व्यापारी है। ये क्या है, व्यापारी हैं। ये क्या करते हैं, जब मेला लगता है तो ये आते हैं, और फिर जब मेला खत्म हो जाता है तो यहाँ से समेट के चले जाते हैं। तो यहाँ से व्यापारी कंसेप्ट है कि मतलब वो क्या करते हैं, कहीं पर आते हैं फिर वहाँ से सामान लेकर चले जाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में व्यापारी और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 में आपने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन में पढ़ा होगा। जब चैप्टर हम 9 पढ़ाए थे आपको तो हमने बताया था कि भारत के उत्तर वाले जो क्षेत्र है, उत्तर वाले यानी ऊपर से उत्तर वाले क्षेत्र है, यहाँ पर कैसे बर्तन पाए जाते थे, तो काले पॉलिश वाले बर्तन पाए जाते थे। काले पॉलिश का मतलब क्या, अगर कोई घड़ा है तो इस पे जो पॉलिश किया रहता था, इस पे ब्लैक कलर का पॉलिश होता था। कैसा कलर का, ब्लैक कलर का। तो ये पढ़े थे हम लोग 9 में, चैप्टर 9 में। खूबसूरत बर्तनें, खास तौर पे इनकी कटोरियाँ, थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। पुरास्थल का मतलब ये होता है वैसा स्थल, वैसा जगह जहाँ पर कोई पुराना सामान मिले प्राचीन काल का, उसको पुरास्थल कहते हैं। उपमहाद्वीप, हमारा भारत भी एक उपमहाद्वीप है, तो भारत में पुरास्थल मिले हैं, वहां से कटोरियाँ मिली है, सुंदर सुंदर थालियाँ मिली है, सुंदर सुंदर। ठीक है, सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आप मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट गए और मार्केट से अपने घर पर कोई खिलौना लाएं या सुंदर सा बर्तन लाएं, तो अगर कोई आया तो वो सोचने लगा कि ये बर्तन जो है, ये बर्तन आपके घर पर कैसे पहुंचा। तो बताइए आप कैसे पहुंचा। तो सिंपल सी बात है कि आप मार्केट गए होंगे और वहां पसंद होया होगा तो आप अपने घर पर लेकर आए होंगे। तो ऐसा ही सवाल उस समय आता है कि कोई एक पूरा स्थल है, मान लीजिए कोई एक जगह है, ये वाला ये जगह है, यहाँ पर कोई मान लीजिए सामान मिला है उसको, तो ये सामान कहाँ से आया होगा। तो 100% कोई जगह पर इस सामान बनता होगा तो यहाँ से लेकर इस सामान को लाया गया होगा, है कि नहीं। तो देखिए
ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अगर कहीं बन रहा है तो वहां से लोग व्यापारी सब क्या करते हैं, अपने अलग अलग जगह पर इसको ले जाकर बेचते हैं। जैसे दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि दक्षिण भारत जो है, भारत का ये वाला अगर भारत का क्षेत्र है तो इसका दक्षिण वाला एरिया, दक्षिण ये हम कहते हैं नॉर्थ, तो इस एरिया में किस चीज का क्षेत्र माना जाता है, तो सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च, ये सब का एक क्षेत्र है और कीमती पत्थर भी यहाँ मिलते हैं। तो यहीं से मान लीजिए कोई उठाया सोना और लेकर चला गया कहाँ पर, यहाँ से सोना उठाकर लेकर चला गया नॉर्थ पर, तो सिंपल सी बात है जहां पर ही बना यहाँ से यहाँ ले गया गया है ना, तो ये व्यापारी काम करते थे ले जाने का। तो काली मिर्च रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। रोमन साम्राज्य जो था, रोमन साम्राज्य, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का मांग था तो वो था काली मिर्च का, और इसी की वजह से, इसका डिमांड होने की वजह से रोमन साम्राज्य जो कि रोम में था, इटली के शहर है, तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का बहुत डिमांड रहा, और एक काली मिर्च के डिमांड की वजह से इसको काला सोना कहा जाता था, ब्लैक गोल्ड। ठीक है, तो व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंच जाते थे। सिंपल सी बात है, ये काली मिर्च कहाँ मिलता था, तो काली मिर्च मिलता था इंडिया वाले नॉर्थ वाले क्षेत्र में। ये नॉर्थ वाले क्षेत्र से ये लोग लेके जाते थे कहाँ पर, रोम में। कहाँ ले जाते थे, रोम में। और सबसे बड़ी बात, ये कैसे ले जाते थे, तो समुद्री जहाज से ले जाते होंगे। ठीक है, तो ये काम कौन करते होंगे, व्यापारी लोग करते होंगे। तो व्यापारी का काम क्या क्या आप समझ रहे हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब बात यहाँ क्या है कि दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत मतलब भारत के नॉर्थ वाले एरिया में, यहाँ वाला एरिया में बहुत सारे रोमन साम्राज्य के सोने मिले हैं। क्या मिले हैं, रोमन साम्राज्य के सोने मिले हैं। मान लीजिए आप अमेरिका गए और अमेरिका जाने के बाद पता चला कि गांधी जी का एक चित्र वाला आपको 500 का नोट मिला है, तो आपको लगेगा ना कि यहाँ पर कोई इंडियन व्यक्ति आया था। कैसे पता चला, वो पैसे से पता चला। तो ऐसे ही मान लीजिए दक्षिण भारत में, ये दक्षिण वाला एरिया में यहाँ पर क्या मिला है, रोमन सोना मिला है, तो इससे पता चलता है कि रोमन के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय रोम के साथ भारत का बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध था, यानी यहाँ से लोग आते थे और व्यापार करते थे। ठीक है, इस बात को आप समझें। व्यापारी से जुड़े एक कविता है, यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस कविता को देखते हैं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से मिलता है। किस कविता से, संगम। संगम का चीज है, तो संगम हमने बताया था, संगम का संबंध आपको तमिल से है। संगम का संबंध किससे है, तमिल से। ठीक है, यानी साउथ से भी है, संगम जो है साउथ से है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत से। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्री तट, पूर्वी समुद्री तट का मतलब क्या होता है, ये भारत है, ये मान लीजिए, तो ये वाला इधर भी अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है। तो ये वाला एरिया को, जैसे हम बात करेंगे, इधर वाले एरिया को पश्चिम बोलते हैं, ये वाले एरिया को क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं। तो पूर्वी समुद्री तट, यानी इस एरिया को बोल रहा है पूर्वी समुद्री तट, आप समझे, क्योंकि ये समुद्र से जुड़ा हुआ एरिया है। ठीक है, स्थित पुहार पतन, यानी पूर्वी समुद्री तट पर एक, यहाँ ये वाला एरिया पर एक स्थित है जिसका नाम क्या है, पुहार पतन। पतन हमने आपको समझाया था चैप्टर 9 में। पतन का मतलब बंदरगाह होता है, पतन का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जहां पर पानी वाला जहाज आकर व्यापार करती है उस जगह बंदरगाह कहा जाता है। जैसे में हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट का यूज करते हैं, क्या चीज का यूज करते हैं, एयरपोर्ट का। बस डिपो के लिए डिपो का यूज करते हैं, उसी प्रकार अगर पानी वाला जहाज का बात करें उसको बंदरगाह या पतन के लिए वर्ड यूज करते हैं। ये कविता हम लोग देखते हैं कि समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खदान, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। आप ध्यान समझें, इस कविता में क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाएगा, इसे ध्यान रखना आप लोग। समुद्री जहाज पर लाए गए, यानी जो समुद्री जहाज थी उस पर क्या लाए जाते थे, तेज तरार घोड़े लाए जाते थे। कैसे, तेज तरार, यानी विदेश से तेज तरार घोड़े आते थे। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, यानी जो गाड़ी थी उस गाड़ी पर क्या होता था, काली मिर्च की गठरी बनी जाती थी। हिमालय से क्या चीज, तो रत्न और सोने। ठीक है, दक्षिण भारत से क्या चीज, दक्षिण भारत की पहाड़ियों से क्या चीज, चंदन की लकड़ियां, जो पुष्पा मूवी देखे हो, चंदन की लकड़ी साउथ से। दक्षिणी सागर से बात करेंगे, वही दक्षिण वाला सागर ये वाला, मोती। और पूर्वी सागर, जो मैंने अभी जस्ट ये वाला क्षेत्र बताया था, ये पूर्वी सागर से क्या चीज, मूंगे। मूंगे क्या होता है, सीप कहते हैं, पानी का जो मूंग होती है, इसे पर्वत भी बनता है। ठीक है, मूंग का पर्वत, तो ये मूंग होती है, मूंग दाल नहीं समझना है। ठीक है, मूंग दाल नहीं समझना है, ये पानी में होता है, इसको मूंग कहते हैं। ठीक है,
गंगा और कावेरी से फसलें, यानी गंगा और कावेरी दोनों नदियां हैं, ये नदी से फसल तैयार होता है। नदी के साइड में एरिया में पानी ज्यादा होने से यहाँ का फसल बहुत अच्छा होता है। ठीक है। श्रीलंका से खदान है, खदान का मतलब लोहा कोयला ये सब चीजें श्रीलंका से। और म्यांमार से क्या चीज, तो मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन कहाँ से ले जाते थे, म्यांमार से। और दुर्लभ कीमती आयात, इस बात को ध्यान रखिए। इस कविता में बहुत सारी चीजों को समझाया गया है। नेक्स्ट देखिए, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। जो भी व्यापारी थे वो लोग क्या किया, बहुत सारे समुद्री रास्ते खोज के निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। नाविक का मतलब उसको कहते हैं जो नाव चलाते हैं। नाव चलाने वाले को नाविक कहते हैं। नाव चलाते हैं ये नाविक होते हैं। मानसूनी हवा का मतलब ये है कि मान लो एक नदी के धार है, ऐसे ऐसे नदी का धार है, इधर से इधर जा रहा है नदी का धार बहुत तेजी से, और तुम भी नाव लेकर इधर ही जा रहे हो, तो हवा जो मार रहा है हवा इधर का, तो तुम पानी के हिसाब से आप चलने लगिएगा आपका नाव, तो इसका मतलब आपका सफर बहुत तेज हो जाएगा। तो जो नाविक होते थे ना वो जानते थे कि इस मौसम में पानी का जो बहाव होगा इस साइड होगा, तो उसी मौसम में ये जाने की कोशिश करते थे इस साइड। ठीक है। अफ्रीका या अरब के पूर्वी घाट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ साथ चलना पसंद करते थे। मामला यही है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है, जियोग्राफी में से मैं आपको एनसीईआरटी में ही पढ़ाऊंगा बहुत क्लियर कंसेप्ट के साथ, बट आप इतना समझ लो, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मतलब क्या हुआ, ये मान लो भारत है, भारत के हिसाब से समझेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये मान लीजिए भारत का दक्षिण ए है, ठीक है, आप पश्चिम में है, तो जो इधर से हवा चलती है, इधर वाली हवा, इसको हम दक्षिण पश्चिम हवा कहते हैं। ठीक है। जैसे ऐसे आप नहीं समझ में आता ऐसे समझो, ये आपका नॉर्थ हुआ जिसको उत्तर कहेंगे, ये साउथ हुआ जिसको दक्षिण कहेंगे, ये क्या हुआ, साउथ हुआ जिसको हम दक्षिण कहेंगे। ठीक है। और ये वेस्ट हुआ जिसको पश्चिम कहेंगे। तो दक्षिण पश्चिम क्या होता है, इसके बीच वाले क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम कहते हैं। तो इधर से जो हवाएं चलेगी, इधर से हवाएं, इसको दक्षिण पश्चिम कहती हैं। अब मान लीजिए हमको इंडिया जाना है और जाना इधर से है, तो हम क्यों नहीं उसी समय चले जब दक्षिण पश्चिम हवाएं चले, तो जब इधर चलेगी तो हमारा हवा की वजह से हमारा नाव जल्दी से इंडिया पहुंच जाएगा। ठीक है। लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। अगर आपको लंबा यात्रा करना है तो जहाज का निर्माण कैसा होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे समुद्र तटों से लगे राज्य। अब समुद्र तट से लगा हुआ राज्य कौन सा था, तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। अगर बात करेंगे तो नदी तो बहुत है, लेकिन उसमें से कौन सा नदी का क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, तो वो थी कौन सी, कावेरी। ठीक है, याद रखिएगा। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपका ये जगह है भारत का, इधर नदी वाला यानी यह समुद्री है, तो इधर से लोग ही बाहर से आते थे, तो ये वाला क्षेत्र जो था, ये वाला क्षेत्र, यहाँ का जो राजा था, राजा विदेशियों से आए हुए पैसे रखते थे और यहाँ मसाला बेचते थे। तो यहाँ के राजा क्या हो गए थे, और सरदार बहुत शक्तिशाली हो गए थे, संपत्ति इनके पास बहुत हो गया था। रीजन, क्योंकि बाहर से जो लोग आते थे ये वाले क्षेत्र पे, ये वाले क्षेत्र पे जो बाहर से आते थे ये पैसा देते थे और यहाँ से मसाला खरीद के ले जाते थे। और जब ले जाते थे तो यहाँ का पैसा इस राजा लोगों के पास होता था, तो राजा और सरदार यहाँ के बहुत अमीर हो गए। ठीक है। संगम कविताओं में मुवेंदार ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। मुवेंदार का अर्थ क्या होता है, तीन मुखिया, जिसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया जाता है। मुवेंदार का मतलब याद रखिएगा, कितना मुखिया, तीन मुखिया। ठीक है, तीन मुखिया, ये बात का ध्यान रखिएगा। इसका तीन शासक होता है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तीन शासक मुखियाओं के लिए किया जाता है, जिसमें कौन कौन थे, चोल, चेर और पांडे। ठीक है, यही तीन मुखिया थे, चोल, चेर और पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। ये दो दक्षिण भारत का जगह है, यहाँ पर तीन लोग थे। ये तीन लोग कौन कौन से, तो वही चोल, चेर और पांडे थे। ये लगभग आज से 2300 साल पहले की बात अगर किया जाए तो बहुत शक्तिशाली अपने आप को मानते थे और थे भी। इन तीनों मुखिया, इन्हीं को तीन मुखिया कहा जाता है। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। कितने केंद्र थे, दो। केंद्र का मतलब क्या होता है, जैसे बिहार का केंद्र कहाँ है, पटना। भारत का केंद्र कहाँ है, दिल्ली। तो इन लोगों का दो सत्ता केंद्र होता था। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। मान लीजिए ये वाला एक क्षेत्र हुआ, यहाँ पर क्या है, समुद्र लगा हुआ है, समुद्र लगा हुआ है। ठीक है, तो इस समुद्र वाले एरिया पर अगर बात करेंगे कि चोल का एगो केंद्र कहाँ है, तो एगो केंद्र ये लोग पानी के पास रखता था, यानी समुद्री एरिया के पास रखता था एक केंद्र। ठीक है, और एक केंद्र कहाँ रखता था, तो शहर के अंदर। एक केंद्र कहाँ रहता था, शहर के अंदर। तो आप ध्यान रखिएगा, ये लोग दो केंद्र रखते थे,
एक पानी के पास, तटीय जगह पर, तटीय का मतलब तट यानी पानी जहां हो, मान लीजिए समुद्र है या इधर, तो इस वाले क्षेत्र को हम तटीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। इस तरह 6 केंद्र में से 2 बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे, यानी 3 मुखिया हैं तो 2 2 केंद्र होगा तो कितना हो जाएगा, 6 केंद्र हो जाएगा। इसमें से 2 को बहुत महत्वपूर्ण था, एक चोल का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम उसी को कहा जाता है, दूसरा पांडे की राजधानी मदुरै। देखिए 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल का पतन, पतन का मतलब वही बंदरगाह जिसका नाम क्या है, पुहार, या इसी को बोलते हैं कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टिनम, यानी एक कावेरी पट्टनम चोल के लिए था और दूसरा पांडे के लिए कौन सा जगह था, तो पांडे के लिए मदुरै था। पांडे के लिए कौन सा जगह था, मदुरै, ठीक है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। ये जो मुखिया, ये लोग क्या करते थे कि नियमित यानी रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे, उसके बजाय ये क्या करते थे, उपहार मांगते थे। क्या मांगते थे, उपहार। उपहार का मतलब गिफ्ट दो। रेगुलर टैक्स का मतलब क्या होता है कि आपको साल में या मंथली में इतना परसेंट देना है, ठीक है। तो ये रेगुलर टैक्स नहीं मांगते थे, क्या करते थे, उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। कौन, ये 3 मुखिया। कौन कौन से 3 थे मुखिया, तो यही थे चोल, चेर और पांडे। ये कभी कभी सैनिक अभियान पे भी निकल जाते थे, ठीक है। और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। मान लीजिए यहाँ से राजा निकला और यहाँ के क्षेत्र पर जाकर क्या किया, यहाँ से कुछ पैसे वसूल करके लेकर चलाया। इनमें से कुछ धन के वे अपने पास रख लेते थे। मान लीजिए उसको मिला 10 रुपये, 10 रुपये में से 2 रुपये अपने पास रख लिया, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। 10 रुपये में से 2 रुपये अपने पास रख लिया, बचा 8 रुपये। 8 रुपये में क्या किया, रिश्तेदार को दे दिया, कवि लोगों को दे दिया, सिपाहियों को दे दिया, है ना, समर्थक जो राजा का समर्थन करता है उसको दे दिया। तो इस सब चीजों में वो क्या करते थे, पैसे को बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। बात को समझें आप। अनेक जो मतलब कवि जो है, कवि लोग, यानी कवि लोग अपने कविता में बहुत सारे ऐसे प्रशंसा किया है मुखियाओं का। मुखियाओं मतलब चोल, चेर, पांडे में से किसी को प्रशंसा किया है, जो कवि लोगों को क्या करते थे, उपहार देते थे। उपहार में क्या चीज, कीमती उपहार, याद रखिएगा। तो उसकी प्रशंसा एक कविता के द्वारा की है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद, पश्चिम भारत का मतलब क्या हुआ, ये वाला, ये नीचे वाला, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये पश्चिमी वेस्ट, ये वाला भाग को, यानी ये वाले भाग को पश्चिम भारत कहेंगे। सतवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। याद रखिएगा, एक राजवंश था जिसका नाम क्या है, सतवाहन। सतवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी हुआ, सबसे प्रतापी राजा था ये। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बल्लभी के एक अभिलेख से पता चलता है। सिंपल सी बात है कि अगर बात करेंगे सतवाहन का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो वो था सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब इसका कैसे पता चलता है या इसको अभिलेख कहाँ मिला, तो इसका गौतमी माँ थी, माँ का नाम क्या था, गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है कि बहुत शक्तिशाली था और सतवाहन राजवंश का था, ठीक है। वह और अन्य सभी सतवाहन शासकों दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सिंपल सी बात है, जो भी सतवाहन राजा को पता है क्या बोला जाता था, दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। इस बात को याद रखिएगा, दक्षिणापथ का स्वामी, भूलिएगा मत इसको, बहुत क्वेश्चन बार बार पूछता है, स्वामी, ठीक है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ये दक्षिणापथ का मतलब होता है ऐसा रास्ता जो दक्षिण की ओर जाता हो। यही आपका नॉर्थ है, दक्षिण है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। ये पूरे दक्षिण का क्षेत्र जो था, इसके लिए दक्षिणापथ नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। यानी ये वाला जो भाग है, तो ये पूर्वी वाला पे ये पश्चिमी है, ठीक है, ये पूर्वी है। इस पे भी और इस पे भी अपना सेना को भेजा। कौन, और दक्षिण वाला भी सतकर्णी ने, ये तीनों जगहों पर सेना को भेजा था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, सतवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा को हमने बताया किस अभिलेख से मिला था, उसकी माँ का अभिलेख से, और इनका राज कहाँ कहाँ रहा, ये सब चीजें बता दी हम। दक्षिणापथ के नाम से किसे जाना जाता था, सतवाहन राजाओं को। अब नेक्स्ट देखिए, रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। ये जो रेशम के कपड़े होते हैं ना, ये बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा सा ना, जैसे बहुत कीमत होता है इनका, चमकीले होते हैं, चिकना होता है, मुलायम होता है इसका बनावट, ठीक है, और रेशमी कपड़े होते हैं, अधिकांश समाज में इसलिए बहुमूल्य बनते हैं। बहुमूल्य का मतलब थोड़ा सा इसको महंगा माना जाता है। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है, इसको तैयार करने में बहुत कठिन होता है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर
सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रेशम के कीड़े से जो रेशम के कपड़ा बनता है, तो रेशम के कपड़ा कैसे बनता है? तो रेशम का कपड़ा बनता है रेशम के कीड़े से। किससे बनता है? रेशम के कीड़े से। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा था। जो चीन में जब इसका खोज हो गया था, कब? 7,000 साल पहले। तो ये लोग क्या किए थे कि पूरी दुनिया से छुपा के रखा था। पर चीन से पैदल, घोड़े, ऊंट, कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये रेशम की कहानी क्या है? तो रेशम सबसे पहले चीन में हुआ था। कब? तो 7,000 साल पहले चीन में। ये चीन में जब हुआ था तो यहाँ से लोग को छुपा के रखा गया था। चीन वाले छुपा के रखे थे कि इसके बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन बहुत लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे घोड़े से, बहुत सारी चीज़ों से। तो यहाँ से जाकर ये लोग क्या करते थे? रेशम के व्यापार करते थे, रेशम यहाँ से यहाँ पहुँचाते थे, ठीक है, इस एरिया से। तो अब सिंपल से जिस एरिया से जाते थे रेशम लेकर, मान लीजिए यहाँ से इन्होंने यहाँ गया रेशम लेकर, तो इस सब रूट को क्या कहा जाता था? सिल्क रूट। इसको क्या कहा जाता था? सिल्क रूट, ठीक है। तो याद रखिए, सिल्क रूट या रेशम मार्ग इसी को कहा जाता है। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। कभी कभी क्या होता था कि ईरान और पश्चिम एशिया के शासक को उपहार यानी गिफ्ट देने के लिए लोग क्या देता था? चीन वाले तो रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। जब आप उपहार में किसी को देते हैं तो लोग सोचता है कि ये कैसे बना, कैसे नहीं बना। तो यहाँ से भी वो लोगों को समझ में आ गया कि ईरान वाले लोगों को, पश्चिम एशिया वाले लोगों को, कि रेशम नाम का भी चीजें होती है। तो इसका पूरी जानकारी फैल गया। करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। लगभग आज से 7,000 साल पहले खोज हुआ था, लेकिन आज से 2000 साल पहले की अगर बात करेंगे तो रोम के लोगों ने और वहाँ के धनी लोगों ने, शासक और धनी लोगों ने रेशमी कपड़ा पहनना और फैशन बना लिया। यानी बहुत नॉर्मल हो गया था रेशम कपड़ा पहनना। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी। रेशम के कपड़े की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। अब रेशम मार्ग महंगा क्यों होता था? कोई भी चीज़ महंगा इसलिए होता है, या तो उसकी प्रक्रिया जटिल होती होगी उसको निकालने में, या उसको बनाने में जटिल प्रक्रिया होती होगी, या उसको लाने में जटिल प्रक्रिया होती होगी, कठिन होता होगा लाने में। इसकी वजह से उसकी महंगाई बढ़ जाती है और उसकी कीमत बढ़ जाता है। तो अब जो रेशम है, रेशम को लाने के लिए चीन से लाना पड़ता था। दुर्गम का मतलब होता है उबड़ खाबड़ रास्ता, खराब रास्ता। तो दुर्गम पहाड़ी, जो खराब पहाड़ी है, रेगिस्तानी एरिया से होकर इसको जाना पड़ता, तो महंगाई तो होना ही होना है। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारी से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ से रेशम लेकर यहाँ आ रहे हैं तो इस क्षेत्र में जितने लोग होते होंगे, ये कहते होंगे कि इधर से जब जा रहे हो तो मुझे टैक्स देकर जाओ, ठीक है। तो इस टैक्स की वजह से भी क्या हो जाता है? महंगाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। मानचित्र 6 देखेंगे तो कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफा के जरिए लाभ मिलता था। अब ये वाला जो एरिया था जहाँ से यहाँ से रेशम उठाकर यहाँ लोग पहुँचता था, तो ये वाले एरिया पर बहुत सारे शासक सोचते थे कि मेरा कब्जा हो जाए, ताकि यहाँ पर जो सिल्क बेचने के लिए लोग जाते हैं तो उनका टैक्स हमको मिले, या उपहार के तौर पे हमको सिल्क ही दे दे। तो यहाँ से टैक्स मिलने की ज़्यादा चांस होती थी। तो इस एरिया पर शासक लोग या सूबेदार लोग या कोई भी अन्य लोग इस पर राज करना चाहते थे, ठीक है। इसके बदले इस शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। अब ये क्या कहते थे कि भाई अगर आप इस एरिया से गुजर रहे हो तो हम इस एरिया के राजा हैं और इस एरिया में कोई लुटेरा आपके मतलब सामान को लूट नहीं सकता है, तो इसका सुरक्षा देने का भी कार्य हम करेंगे, तो आप हमको इसका टैक्स दें, ठीक है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। याद रखिएगा, अगर किसी की बात करेंगे सिल्क रूट के लिए किस शासक को जाना जाता है तो कुषाण शासक। इसमें कनिष्क सबसे प्रतापी राजा हुआ, पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए सिल्क रूट पे नियंत्रण कौन शासक रखे थे? तो कुषाण। करीब 2000 साल पहले की मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पश्चिमोत्तर का मतलब क्या हुआ? ये अगर भारत का मान लीजिए चौहद्दी मान ले, तो पश्चिमोत्तर का मतलब क्या होता है? ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, इस एरिया को पश्चिमोत्तर बोला जाता है, ठीक है। तो इस वाले एरिया पर इनका क्या था? शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर हाल में पाकिस्तान में पड़ेगा, जो कि मथुरा भारत में है। ये दोनों के दोनों कुषाण शासक का शक्तिशाली केंद्र थे, याद रखिएगा इस बात को, शक्तिशाली केंद्र में से एक थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला, जहाँ चाणक्य
ने चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दी थी, ये भी किसके हिस्सा में था? तो कुषाण के हिस्सा में था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। इनके शासनकाल में क्या होता था कि मध्य एशिया, मान लीजिए एशिया का बीच वाले हिस्से से आकर सिंधु नदी के किनारे जो रूट आता था सिल्क रूट से, तो ये किसके समय में आता था? तो वो आता था आपका कुषाण लोगों के समय में आता था। मुहाने का मतलब क्या होता है? किनारा। पतन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। जो नदी का किनारा होता है उसी को हम मुहाना या बंदरगाह कहते हैं। ठीक है। फिर यहीं से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। रोमन साम्राज्य तक कैसे पहुंचा जाता था? तो पहले क्या होता था कि यहाँ पर सिंधु के पास आता था, फिर यहाँ पर नदी से रूट से अपना जहाज पे लाद कर और रेशम को कहाँ पहुंचाया जाता था? तो रोमन साम्राज्य, ठीक है, इटली के पास लगभग। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिल्क रूट, तो सिल्क रूट भी कौन किया? तो कुषाण। और सबसे पहले सोने के सिक्के की अगर बात करेंगे, जारी करना सोने के सिक्के, तो वो कौन किया था? वही कुषाण। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों का श्रेय किसको जाता है? कुषाण को। ठीक है। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अब सोने के सिक्का का मतलब क्या हुआ? तो ये बिजनेसमैन लोग करते थे, यानी व्यापारी सब इसका उपयोग करते थे। क्यों करते थे इसका उपयोग? तो ये करते थे सिल्क रूट से जब जाते थे तो टैक्स देने में या किसी सामान को खरीदने में, इस सब के लिए किसका? सोने के सिक्का का यूज करते थे। तो सोने का सिक्का का सर्वप्रथम उपयोग कुषाण लोगों ने किया। सिल्क रूट कुषाणों से संबंधित है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देख, बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे, ये वाला पॉइंट याद रखिए, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क, हमने जस्ट बताया था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। कब किया? 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। किस चीज का गठन किया? बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। एक बौद्ध परिषद किसने बनाया था? तो बौद्ध परिषद बनाया था किसने? कनिष्क ने। ठीक है। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचनाकर कवि अश्वघोष, याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र का रचनाकर कौन है? तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा? तो अश्वघोष ने। ये क्या थे? तो कवि थे। ठीक है। कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ये अश्वघोष जो थे ये किसके दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष रहते थे किसके दरबार में? तो याद रखिएगा, कनिष्क के। ठीक है, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपने संस्कृत में लिखना शुरू किया। अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, यानी ये लोग अब संस्कृत का यूज करना चालू कर दिए थे। ठीक है। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान विकसित हुई। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का एक शाखा था जिसका नाम क्या था? महायान। बौद्ध धर्म का एक शाखा महायान कब विकास हुआ? तो याद रखिएगा, कुषाण कौन सा? तो कनिष्क के समय में ये महायान, कनिष्क के समय में महायान की शुरुआत लग हुई। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहले, मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर अगर बात करेंगे तो उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। सिंपल सी बात है, अगर पूछा जाए कि बुद्ध की मूर्ति बनाने का शुरुआत कब हुआ बुद्ध का, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध का मूर्ति यानी प्रतिमाएं बनाने की शुरुआत किसके समय से हुई? तो कुषाणों के समय से हुई। या कुषाण में भी कौन? तो राजा कनिष्क के समय में। पहले क्या होता था कि जहां पर वो ज्ञान की प्राप्ति किए, पहले उस वृक्ष का पूजा होता था, ठीक है, बोधि वृक्ष का। लेकिन अब क्या हुआ, फाइनली एक मूर्ति बना दिया गया उनका, अब उसका प्रतिमाएं का पूजा किया जाता था। इनमें से अधिकांश मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। रही बात मूर्ति कहाँ बनाई जाती थी? तो बहुत सारे जगह की बात करें तो इसमें से एक मथुरा था और एक क्या था? तक्षशिला। इस सब जगहों पे मूर्ति बनाई जाने लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मूर्ति है, ये ऐसा मूर्ति बनाया जा रहा है। ठीक है। अब इसमें कुछ एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ, सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है। एक कहाँ के मूर्ति चित्र है? जो आप नीचे देख रहे हैं ये सांची का है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई है। ये मूर्ति में आप देख सकते हैं, इस मूर्ति में क्या बताया गया है कि भगवान बुद्ध, ये वृक्ष है, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वृक्ष है, और ये एक आसन है। ये क्या है? एक आसन है, और इसी आसन पे क्या है कि भगवान बुद्ध की ये वाला आसन, ये वाला आसन है। इस पे आसन पे भगवान बुद्ध की मतलब ज्ञान प्राप्ति होते हुए दिखाया गया इस टाइप से। आप इसको देख लीजिएगा। और दूसरा परिवर्तन क्या था? पहला परिवर्तन यह था कि मूर्ति बनाना चालू हो गया था। दूसरा परिवर्तन, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया, यानी बोधिसत्व में आस्था कीजिए। आस्था का मतलब जैसे भगवान में आस्था करते हैं वैसे अब बोधिसत्व में आस्था कीजिए, यानी बौद्ध धर्म में आस्था कीजिए। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग
को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ऐसा कुछ नहीं। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात समझते हैं। बोधिसत्व क्या है, तो जो ज्ञान प्राप्ति के बाद, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए, एकांत मतलब अकेले रहकर, एकांत का मतलब अकेले रहकर, वास मतलब रहना, एकांत यानी अकेले करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद के लिए संसारिक परिवेश यानी संसार में रहकर ही मतलब अच्छा समझने लगे कि यहाँ से भी सारी चीजें किया जा सकता है। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और उन पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। आज भी अगर देखिएगा तो चीन और कोरिया और जापान जैसे जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रचार अत्यधिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। कहाँ हुआ था बौद्ध धर्म का प्रसार, तो पश्चिम और दक्षिण भारत। पश्चिम भारत का मतलब ये हुआ, ये भारत हुआ, ये वाला एरिया इसका भारत का हुआ, ये वाला एरिया पश्चिम, और ये वाला एरिया क्या हुआ, दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण एरिया में और पश्चिम एरिया में बौद्ध धर्म का प्रसार ज्यादा हुआ था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुफाएं बहुत ज्यादा थी, खोदी गई थी इनको रहने के लिए। किनको रहने के लिए, तो बौद्ध भिक्षु लोगों को, यानी बौद्ध लोग जो धर्म मतलब बौद्ध धर्म जो लोग अपना लिए थे, तो उनको रहने के लिए यहाँ पर गुफाएं ज्यादा खोदवाई गई थी। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों ने बनवाया तथा कृषकों द्वारा बनवाया गया था। गुफा राजा भी बनवाया था रानी के आदेश पर, कुछ व्यापारी कुछ कृषक बनवाए थे। ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। पश्चिमी घाट ये वाला है, ये वाला एरिया को पश्चिमी घाट कहा जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर यहाँ बनाया गया था। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। दक्कन क्या था, तो ये बीच वाला एरिया जो है दक्कन का क्षेत्र माना जाता है भारत का। ये भारत का जो बीच वाला एरिया है दक्कन का क्षेत्र माना जाता है। तो आप याद रखिएगा। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम किया करते थे। बहुत सोचा गया कि यहाँ जो पहाड़ियाँ है, यहाँ पर गुफा क्यों बनाया गया है, तो लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है कि यहाँ जो व्यापारी जाते थे ना, तब व्यापारी अपने आराम करने के लिए जगह का भी इस्तेमाल करते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर ए वाला एरिया है तो ए दक्षिण है, ठीक है, ए पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व का मतलब क्या हुआ, ए वाला जगह की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला हुआ था। ए वाला एरिया में ही सबके सब है लगभग। आपका श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है तथा दक्षिण पूर्व एशिया, तो यहाँ पर लगभग बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैला हुआ था, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा, तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा ये है, ये मथुरा में बनी हुई है, ये तक्षशिला में बनी हुई बुद्ध भगवान का प्रतिमा है। एक प्रतिमा ये है, आप यहाँ देख रहे होंगे, एक प्रतिमा ये वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ खड़ा है प्रतिमा जो है, यानी खड़े प्रतिमा है, यहाँ पर क्या हुआ, लेटा हुआ प्रतिमा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए इसमें देखते हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित थी। थेरवाद याद रखिएगा, थेरवाद किस जगह में प्रचलित थी, तो आप जो ये वाला जगह पढ़े थे, कहाँ, भारत के ये वाला क्षेत्र में, यानी ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण। दक्षिण पूर्व में लगभग थेरवाद ज्यादा प्रसिद्ध था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा की बात करेंगे। देखिए, व्यापारी काफिलों में जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। सबसे पहली बात है कि जो व्यापारी थे, काफिले का मतलब गाड़ी घोड़ी ये सब चीजों में, और जहाज का मतलब पानी वाले जहाज से दूर दूर तक जाया करते थे। ठीक है, बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ जाते थे। जब वो जाते थे तो बहुत सारे लोग भी जाते थे। तीर्थयात्री क्या है, तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। सिंपल सी बात है, वैसा व्यक्ति जो अपना प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थल यानी मंदिर, मस्जिद ऐसे सब जगहों पे जाएं, उनको तीर्थयात्री कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, कहाँ का था, फासियन कहाँ का था, तो चीन का था। एक क्या था, तो बौद्ध तीर्थयात्री था। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेन सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या जानना है, तो चीनी बौद्ध भिक्षु आए थे, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री आए थे। पहला कौन था, तो पहला था फासियन था। दूसरा कौन था, दूसरा आपका है लगभग कौन, श्वेन सांग है ना, स्वेन सांग, तसांग मत पढ़ना, स्वेन सांग।
और थर्ड में कौन आया था, इत सिंह। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये सीरीज वाइज से पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा, सबके सब अपने यात्रा का वर्णन लिखे हैं। वर्णन का मतलब यात्रा किए तो उस पर किताब लिखे। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है, यात्रा करने के समय क्या क्या मुश्किल है उसके बारे में लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे, पैदल ही चलना होता था। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। जो जो चीज़ देखा, मठ, देश, उस सब के बारे में उन्होंने लिखा, और जो किताब लिखते थे उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये वाला कुछ पॉइंट है। फासियन चीन वापस कैसे लौटा, फासियन चीन वापस कैसे लौटा, तो आइए देखते हैं। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। बंगाल, वह व्यापारियों के लिए जहाज पर चढ़ा, व्यापारियों के एक जहाज पर, एक व्यापारी का जहाज था उसी पर चढ़ गया। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारियों ने वो जहाज समुद्री तूफान में पहुंच गया, मतलब फंस गया। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। जब जहाज डूबने लगा तो जो जहाज में माल था उसमें से कुछ माल को व्यापारी फेंकते थे ताकि जहाज हल्का हो जाए। ठीक है, फासियान ने भी अपने सामान को फेंक दिया। फासियान भी क्या किया, अपने सामान को फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका। लेकिन ऐसा है कि उसने अपने सामान को तो फेंक दिया, लेकिन बुद्ध की मूर्ति को उसने नहीं फेंका, और पांडुलिपियां जो उसने हाथ से लिखा था उसको भी उसने नहीं फेंका, जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। यानी भारत, और जब भारत का यात्रा कर रहा था उस समय उसको लिखा था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है, असीम का मतलब बहुत बड़ा है, जिसका कोई सीमा न हो। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखें बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। मतलब उनका कहना यह था कि अगर हम सूर्य को न देखें तो बता नहीं सकते पूरब किधर है, चांद को न देखें, तारों को न देखें, इसकी गति को न समझें तो हम दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते, वो असंभव है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, इसने अपने बारे में, मतलब उस किताब में वो समुद्र के असीम शक्ति यानी समुद्र के बारे में वर्णन किए थे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। जावा, जावा कहाँ है, इंडोनेशिया। पहुंचने में उसे 90 दिन लग गए, से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज से चढ़कर वह चीन पहुंचा। सिंपल सी बात है, जब ये जावा पहुंचे, वहाँ पहुंचने में इनको कितना लग गया, 90 दिन लग गया था। यही 90 दिन के बाद जब जावा पहुंचे तो यहाँ पर ये 5 मंथ रहे थे। कितने मंथ, 5 मंथ। अंततः 5 मंथ के बाद ये व्यक्ति चीन पहुंचे। ठीक है, स्वेन सांग भू मार्ग से, यानी ये वो तो जहाज के मार्ग से गए थे, लेकिन स्वेन सांग कैसे गए थे, भूमि के मार्ग से, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर। उत्तर पश्चिम का मतलब ये उत्तर हुआ, ये पश्चिम हुआ। इस एरिया से, यानी इस एरिया से होकर गए थे। चीन वापस लौटा। उसने सोना, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। मैंने स्वेन सांग ने क्या क्या ले गया था, ये सब चीजें ले गया था। इन्हें अब 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। सोचिए, 20 घोड़ा पर लाद कर ये सब सारी चीज को ले गए थे। क्या क्या, चांदी, चंदन की लकड़ी, सोना और 600 पांडुलिपियां जो हाथ से लिखा गया हो, ये सब चीजें, मूर्ति थी बुद्ध की। पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। यानी 600 था, 600 पांडुलिपियां में से 50 पांडुलिपियां खो गई। कैसे खो गई भाई, तो ये क्या हुआ कि जब सिंधु नदी ये क्रॉस कर रहा था, तो सिंधु नदी क्रॉस करने के समय इसका नाव जो है पलट गया था पानी में, तो थोड़ी सी उलटने से 50 गो पांडुलिपियां क्या हो गई, खो गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो उसने जो 600 में से 50 वो तो चला गया, ये 50 वो चला गया, तो कितना बच गया, 550। इतनी पांडुलिपियां को इसने क्या किया, संस्कृत से यानी चीनी लैंग्वेज में चेंज करने में, अनुवाद करने में अपना समय व्यतीत किया। तो याद रखिए ये सब चीजें। नालंदा के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। स्वेन सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। ये सब जब भी आए थे ना, तो आने के बाद ये लोग नालंदा जो विश्वविद्यालय है वहां पर ये लोगों ने अध्ययन किया था, यानी पढ़ाई किया था। और यहाँ के इन्होंने फिर इसके बारे में क्या बताया, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। ये लोग बताया कि जो नालंदा के टीचर थे इनमें बहुत योग्यता थी, ठीक है, क्वालिटी थी, और इनके पास बहुत बुद्धि थी, इसमें सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, यानी जो मठ था वहां पर जो पाठशाला था
वहाँ का नियम बड़ी काफ़ी सख्त है। ये वो लोग बता रहे हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान यानी टैलेंट लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। शंकाएं मतलब मान लीजिए कोई क्वेश्चन फंस गया तो वहां पर आकर क्वेश्चन को दूर करते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। यानी कोई नया व्यक्ति मान लीजिए कोई आया तो नया व्यक्ति आने से पहले वहां के जो द्वारपाल थे यानी गेट गेट पे जो लगे हुए गार्ड थे, यही पहले क्वेश्चन पूछते थे, कठिन प्रश्न। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब ये द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। सिंपल सी बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्री करने के लिए आपको द्वारपाल, यहाँ का जो है द्वारपाल, वो भी क्वेश्चन पूछता था। वो भी क्वेश्चन कठिन होता था। अगर आप उसको आंसर नहीं देते हैं तो वो अंदर जाने नहीं देता था। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत क्या है? तो इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ था। जब ये सब सारा काम हो रहा था बौद्ध के बारे में, तो इसी समय देवी देवताओं का पूजा का भी चलन यानी पूजा का भी दिन चालू हो गया था। हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई, यानी पूजा करना। शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताएं शामिल थे जिसमें बहुत सारे लोगों को पूजा किया जाता था। जिसमें से महत्वपूर्ण कौन है? तो शिव है, विष्णु है। और इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। जो पूजा करता था कौन सा परंपरा? भक्ति परंपरा। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके प्रति आपको श्रद्धा है, लगाव है, तो इसको पूजा करना ही क्या बन गया था? भक्ति। ठीक है, भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति हो या नीची जाति, स्त्री हो या पुरुष, ये कोई भी व्यक्ति हो भक्ति कर सकता है, दुर्गा को पूजा कर सकता था। ठीक है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 12 में हम देखेंगे का एक हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्त दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। आपको बात इतना बस ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है इस पॉइंट में? तो भक्ति मार्ग जो है ये भगवत गीता यानी महाभारत में उल्लेख है। ठीक है, भगवत गीता ग्रंथ में भक्ति मार्ग का उल्लेख है। ठीक है, ये हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। कौन? भगवत गीता। इसमें श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हैं और बोलते हैं कि तुम सब कुछ यानी सब कुछ छोड़कर, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ तो तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा। तो वो भक्ति ही मतलब भक्ति मार्ग इसी को कहते हैं। कृष्ण के प्रति अर्जुन का बहुत भक्ति था। ठीक है, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग अडाम्बर याद रखिए, अडाम्बर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक है, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोगों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। देखिए, भक्ति मार्ग इसमें कहा गया है कि भक्ति मार्ग को अपनाने के बाद देवी देवता को सच्चे मन या पूजा की जाए, देवी देवताओं को सच्चे मन से पूजा की जाए तो इसमें क्या है कि वो उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में भक्त चाहेगा दर्शन पाना। तो ये धीरे धीरे प्रचलित होने लगा उस समय में। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट था, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति, आडंबर का मतलब झूठ साँच होता है। ठीक है, मैं बता नहीं पाया। तो इसको झूठ को छोड़कर ये लोग क्या बोला कि नहीं, हमको वैसा ही पूजा करना है जहां पर सब लोग हो। तो पेड़ में भी देवता पाए जाते हैं तो पेड़ का भी पूजा कर लो। सिंह मतलब शेर में भी, अन्य लोगों में, इंसान में भी, मानव के रूप में भी आ सकते हैं। तो इस टाइप से भक्ति मार्ग का थोड़ी सी आगे बढ़ी। जैसे में ये वाला देखिए पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? तो इसमें देखिए, बराह के रूप में विष्णु, एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति। विष्णु बराह रूप में है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा इस बात को कि बराह का अवतार क्यों हुआ था। बराह अवतार भगवान विष्णु का 10 अवतार था। ठीक है, 10 अवतार में आपको पता होना चाहिए पहला कौन सा है? मत्स्य अवतार, मछली का दूसरा, कछुआ अवतार तीसरा, आपका बराह अवतार है। ठीक है, चौथा नरसिम्हा अवतार है, आधा नर आधा सिंह। पांचवा आपका कौन सा है? तो वामन अवतार है। छठा आपका परशुराम है। सातवां आपका राम है। आठवां कौन सा अवतार है? तो श्री कृष्ण का। और 9वां बौद्ध का। और 10वां आपका कली का अवतार होने वाला है। ठीक है, अब देखिए भक्ति का मतलब क्या होता है, हम लोग समझते हैं। कब से भक्ति हो रहा था? भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी करना। यानी भज का मतलब विभाजित, डिवीजन करना, हिस्सेदारी, हिस्सा बांटना।
इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। अंतरंग का मतलब इंटरनल यानी अंदर से। भक्ति भागवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भक्ति जो है भागवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान भागवत अपने देवी देवताओं के भोग का हिस्सेदार होते हैं। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि भक्ति जो है भज शब्द से है, इसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये एक अतरंग शब्द है किसके, भगवान और भक्त के बीच में, ठीक है। भक्ति जो है भगवत या भगवान के प्रति झुकाव का बात करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में क्या है, एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य में हमें यही बताते हैं, बहुत सारे साहित्य जो है भक्ति साहित्य यही बताते हैं कि धन ऐश्वर्य ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। आपके पास बहुत पैसे हो जाएं, बहुत ऐश्वर्य हो जाए, होदा आ जाए, ऊंचे आप पद हो जाए, तो इससे आप ऐसा नहीं कि ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह एक अंश है। अपार नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा शिव भक्त था। अपार एक बेलाल था। बेलाल का मतलब इस शिव भक्त का एक रूप होते हैं जो भक्ति करते हैं शिव भक्ति को, उनको बेलाल कहा जाता है। आप अध्याय 9 में पढ़े थे। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा और अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं, ठीक है। यानी लगभग सिंपल सी बात है, कितने छोटी छोटी चीज़ों को, कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति, निचली जाति वाले व्यक्ति, यानी जो कम जीविका चलाते हैं उस व्यक्ति का, और मतलब ये सब चीज़ें हैं कि शिव अगर उनका भी आराधना करने लगे, मतलब लोग उनका आराधना करने लगे, इसलिए क्योंकि वो मेरे ईश्वर है। नेक्स्ट देखिए, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहा जाता था। जहाँ पर मूर्ति रखा जाता था देवी देवताओं जिसको लोग पूजा करते थे, उस स्थान को मंदिर कहा जाता था। अध्याय 12 में हम लोग मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। यानी जो भक्ति परंपरा है, ठीक है, ये चित्रकला और भक्ति शिल्पकला, यानी जो मूर्ति बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं वो स्थापत्य कला, मंदिर बनाया जा रहा है स्थापत्य कला, चित्रकला, चित्रकारी से, शिल्पकला, इस सब की वजह से आज हम लोग उसमें और जुड़ पाते हैं। अभिव्यक्ति की प्रेरणा मिलती है हम लोगों को उसमें और जुड़ने की, ठीक है। हिंदू की बात करेंगे। हिंदू क्या है? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। कहाँ से निकला है? सिंधु और इंडस से। यह शब्द अरबों या ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। मान लीजिए ये सिंधु नदी है, इधर की एरिया को पश्चिम कहा जाता था और इधर की एरिया को पूर्व कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो यूज किया जाता था पूर्वी लोगों के लिए, यानी इधर वाले एरिया को लोगों के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। और भारत का मैप देखिएगा तो ये है, तो यहाँ से सिंधु है, इस साइड वाला एरिया पाकिस्तान किया जाता है, इधर इंडिया। तो इधर वाले इंडिया वाले लोगों को हिंदू शब्द का यूज किया गया। किसने किया था? तो सर्वप्रथम अरब के लोगों ने और ईरानियों लोगों ने इसको कहा था। जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, तो हिंदू धर्म, धार्मिक के रूप में हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति के नाम से भी हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं इस शब्द को। तो हिंदू क्या है? तो हिंदू अरब और ईरानियों द्वारा दिया गया शब्द है कि जो सिंधु नदी के पूर्व में लोग रहते थे उनको हिंदू कहा जाता है, ठीक है। ये अन्यत्र भाग है, अन्यत्र भाग को आप पढ़ लीजिएगा, दुनिया में क्या हो रहा था इस समय, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार ताकि आपको इस बात को समझ में आए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किताब नहीं है तो। बाकी हम इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। यहाँ लिंक में दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, उपयोगी शब्द क्या क्या था। तो क्या क्या था उपयोगी शब्द? व्यापारी समझ लिए थे, मोमेंदार समझ लिए थे, रास्ता या मार्ग सिल्क रूट, रेशम समझ लिए थे, कुषाण, महायान यानी इस समय मूर्ति का पूजा होना, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री और भक्ति, ये सब सारी चीजें हम लोग समझ गए थे। उपयुक्त जोड़े बनाए, दक्षिणापद स्वामी सतवाहन को कहा जाता था, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप बना लीजिएगा, अशोक, बुद्ध चरित्र, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक कुछ तिथियां देखना है। तो रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले चीन में हुई थी। चोल, चेर, पांडे ये लगभग 3 मुखिया के नाम से जाने जाते थे, जो 2300 साल पहले की बात है। रोमन साम्राज्य में रेशम कपड़े की मांग बढ़ती गई, लगभग 2000 साल के पहले की बात है। और कुषाण शासक कनिष्क 1900 साल पहले की बात है, इनका कनिष्क आया। फास्ट यान भारत का आगमन 1600 साल पहले। स्वेन सांग कब आया था? जो भारत यात्रा या अपार की शिव स्तुति 1400 साल पहले। इस पॉइंट को आप याद रखिए, यही सब पॉइंट एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल ही याद रखिएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का कौन सा? तो चैप्टर नंबर 10 है। 10 तो ये हो गया, 11 है, ठीक है। और एक चैप्टर बचा हुआ, बाकी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब क्लास 6 खत्म हो जाएगा। तो आज इतना ही, चलिए, थैंक यू।